Hello learners, I am Tanvi and this is Misbah from Infinity Learn. क्लास 10th के एग्जाम्स अब खत्म हो गए हैं एंड आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा व्हाट नेक्स्ट, कैसे ये टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करें, राइट मिसबा? यस तो इसमें देखिए, जब मैं भी 10th मैंने पास किया था तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं कि मतलब 10th के बाद क्या करना है। फिर उसके बाद ये होता है मैम कि अभी गैप जो हमारे पास जो कुछ टाइम का गैप है ऑब्वियसली 10 to 11 में मूव करने में, तो उसमें क्या करें हम। फिर उसके बाद ये होता है कि जब ग्रेड 11 में चले गए, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट, तो साथ साथ बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। तो ये 3-4 सवाल जो हमारे दिमाग में होते हैं तो उन्हें बेसिकली हमें क्लियर करना है। तो इसके लिए मैम चलिए हम जेई और नीट फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हमारे हैं उनसे हम ये चीज़ें क्लियर करते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। सो लर्नर्स, अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने हम आ गए हमारे एक्सपर्ट जेई फैकल्टी के पास। ये हमारे अंशुल सर फ्रॉम मैथ्स फैकल्टी एंड अनिरुद्ध सर फ्रॉम फिजिक्स फैकल्टी। सो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस, राइट मिसबा? यस तो सर ये बताइए कि जैसे हम ग्रेड 10 के बाद ग्रेड 11 में जब आते हैं तो कितना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, मतलब क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको मतलब किस तरीके से मैनेज करना। सो क्लास 10 से क्लास 11 में जाओगे, सबसे बड़ा तुम्हारे लिए चैलेंज आएगा कि सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा। तो तुम समझ लो कि अभी तुम एक छोटे कुएं में हो, जितना कुएं में पानी है उतने में हो, अभी तुम समुंदर में गिरने वाले हो। तो सिलेबस बहुत बढ़ने वाला है, और इट्स नॉट जस्ट द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस, बट वो सिलेबस कैसे कवर करना है उसमें भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि क्लास 10 तक तुम्हें चीज़ें सिर्फ जाननी होती हैं, समझ सकते हो कुछ हद तक, लेकिन जानना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन जैसे ही तुम 11th या 12th में जाओगे, स्पेशली अगर कम्पिटिटिव्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब तुम्हारे लिए वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसीलिए वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो चलती थी ना अब तक क्लास 10 तक, वो अभी होने वाली है नहीं। अभी तुम्हें रिगरसली डेली कुछ ना कुछ रहना है, दिमाग को शार्प रखना है, बिकॉज इट्स अ ट्रेनिंग मैराथन है, ये स्प्रिंट में नहीं होगा। इसमें मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। बच्चों, मैथ्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो सर ने जैसे बोला कि सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा, इसके साथ इसका जो लेवल ऑफ जो कंटेंट है वो भी बहुत चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी टेक्स्ट बुक की, तो जो एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक होगी या कोई भी आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक होगी, उसमें जो कंटेंट होगा डेट विल डेफिनेटली मिसमैच फ्रॉम आपका जो जेई का कंटेंट होगा, स्पेशली फ्रॉम मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टिल रिक्वायर एनसीईआरटी जो काफ़ी यूजफुल बुक है, बट मैथ्स में अगर आप देखोगे तो 11th क्लास में इतना चेंज आएगा लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट में, जो चीज़ें जेई में पूछी जाती हैं वो आपके बुक में मिलेंगी ही नहीं। डेट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो कॉन्टेंट तैयार करना पड़ेगा। फिजिक्स जैसे सर ने बोला ना, मैथ्स वास्ट हो जाता है, लेकिन मैथ्स का और भी बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन 11th-12th। क्योंकि अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री में वॉट एवर यू आर कवरिंग, थोड़ा बहुत लेंस के क्वेश्चन आ गए, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ गया, मैथ्स रहा, बट इट्स बेसिक कैलकुलेशंस। लेकिन जैसे तुम 11th-12th में जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों इंटर रिलेटेड हो जाएंगे। तो वहाँ पे भी एक चैलेंज आता है कि इफ़ यू आर ओनली गुड एट फिजिक्स और इफ़ यू आर ओनली गुड एट केमिस्ट्री, यू वोंट बी एबल टू बी दैट गुड फॉर लॉन्ग। तुम्हारा मैथ्स भी साथ में स्ट्रॉन्ग करना रहता है, नहीं तो तुम ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में सफ़र करने वाले हो। तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। सर इसमें एक सवाल और ये था कि जैसे बोर्ड्स का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और जेई नीट दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली उसको मतलब कैसे करें। मतलब कई बार स्पेशली जैसा मैंने अपने टाइम में देखा था कि मैथ्स जो होता है वो काफ़ी अलग चल रहा होता, स्कूल का अलग, जहाँ भी आप किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं उसका अलग, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर भी सर थोड़ा सा हो सकता है, होप यू एग्री विथ मी। तो इसको मतलब कैसे इसको मैनेज करें? ये आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, स्पेशली 11th क्लास में, बिकॉज 12th तक जाते जाते यू विल बी मोर कंपेटेबल विद द सिलेबस, विद द टीचर्स। इनफैक्ट 12th की क्लास थोड़ा फिर भी रिलेटिवली ईजी होती है 11th के कंपैरेटिवली। 11th में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि 10th में हम लोग अपनी नॉर्मल मैथ्स की बुक्स जो आर डी शर्मा है या एनसीईआरटी है वो पढ़ के आगे जाते हैं, बहुत लिमिटेड सा कंटेंट होता है। ऐसा कोई कंटेंट है भी नहीं 11th में जो 10th से मैच करता हो, एक्सेप्ट 1-2 चैप्टर्स। तो जो सर ने बोला कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा जब आप जेई की प्रिपरेशन करोगे, उसमें चैप्टर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल एक महीने में आप सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स कवर अप कर पाओगे, जबकि जो स्कूल में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, बिकॉज कंटेंट बुक में बहुत कम होगा, तो टीचर्स बहुत जल्दी चलेंगे एंड वो 5 या 6 चैप्टर्स खत्म करेंगे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट्स को टू कोप अप विद योर जेई प्रिपरेशन एंड विद योर स्कूल प्रिपरेशन। तो इसको टैकल करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो मैं भी यूज़ करता था, डेट इज़ कि आपको स्कूल अगर आप जाते हो तो रेगुलरली जाना है और स्कूल का सिलेबस आप स्कूल में ख़त्म करो,
या फिर संडेज को आप स्कूल का पढ़ सकते हो, बिकॉज जनरली मंडे टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, और बाकी आपको 70 to 80% टाइम जो है वो जेई प्रिपरेशन को देना पड़ेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं जेई में, तीनों ही सब्जेक्ट्स में, तो आपको 70-80% डिवोट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यू शुड बी आपको एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट अगर आप शुरू से अच्छा करोगे तो आपकी 11th क्लास अच्छी जाएगी, 11th अच्छी जाएगी तो 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बस 11th का रिवीजन करना होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फेल करते हैं या अच्छी परसेंटाइल नहीं लाते हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि उनकी 11th क्लास खराब हो जाती है। आई थिंक सर यू विल एग्री विद मी। यस यस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो स्टूडेंट्स को टैकल करना होता है, उसे कहते हैं बैकलॉग। बैकलॉग मतलब है कि आपका सिलेबस, आपके जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो या इवन स्कूल का, वो सिलेबस आगे बढ़ चुका है और आप अभी तक पीछे हो, कुछ चैप्टर्स आपने किए नहीं है। तो यहाँ पे वो बैकलॉग मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आप अगर वो बीच के चैप्टर्स छोड़ के फिर से कैचअप करने जाओ, वो जो आपने छोड़ दिए वो आपको बाद में बहुत सताएगा। तो आपको थ्रू आउट ये जो सर बोले टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल, सिर्फ वही है एक मेथड कि आपका बैकलॉग हमेशा मिनिमल रहे। मैं ये आपको बता रहा हूँ, बैकलॉग थोड़ा बहुत जमना इज़ फाइन, लेकिन आपका बहुत बैकलॉग हो गया तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो सर जिस पॉइंट पे बोल रहे थे कि स्कूल का क्या फैक्टर आता है, स्कूल को आप ट्रीट करो एज कि वहाँ से आपको बेसिक नॉलेज मिल रहा है। कोई चैप्टर स्कूल में बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाएगा और स्कूल जनरली आपके कोचिंग से आगे रहेगा। तो वहाँ पे आपने स्कूल में जब वो पढ़ लिया, तब जब आप अपने जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बेसिक्स ऑलरेडी पता है। अब डायरेक्टली यू कैन टेक इट अप फ्रॉम द एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर स्कूल पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है स्कूल फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आपको फिर से जेई प्रिपरेशन के टाइम लगाना पड़ेगा। तो दोनों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बैकलॉग नहीं बने और आप एंड तक लवली अपने प्लान पे टिक के एंड तक चलते रहो। मैम आप ये एक सवाल पूछ रही थी बैक स्टेज में कि मतलब कि अभी जो गैप हमारे पास है तो उसमें क्या करना चाहिए। मैम वाज आस्किंग कि अभी जो बैक गैप है हमारे पास सर, कि जो हमने 10th का एग्जाम्स दे दिया, वो सारी चीज़ें कर ली और हो सकता है बहुत अच्छा भी करा, वो सारी चीज़ें हो गई, अब थोड़ा चिल करना है। लेकिन सर मतलब आप बता सकते हैं इसमें कि कैसे क्या करना। एक्चुअली ये जो टाइम है, जनरली हमारे टाइम में हमें कोई बताता नहीं था कि इस टाइम पे क्या करना है। तो 11th क्लास में जब हम जाते थे स्कूल में या कोचिंग में जाते थे, तो वहाँ पे हमें बहुत झटके लगे स्टार्टिंग में, और जनरली मार्क्स भी कम आते हैं, क्योंकि 10th में मार्क्स हमें बहुत अच्छे आते हैं। पेरेंट्स को, हम लोगों को अपने से उम्मीद होती है कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बट जब 11th में हाफ ईयरलीज होते हैं तो वहाँ पे मार्क्स फिजिक्स में या मैथ्स में किसी ना किसी सब्जेक्ट में कट जाते हैं, तो वहाँ पे एक आई ओपनर होता है। लेकिन तब तक सितंबर अक्टूबर आ चुका होता है, उसके बाद 3 या 4 महीने बचे होते हैं हार्डली 11th क्लास में, एंड वहाँ पे बैकलॉग इकट्ठा होता है, बच्चा परेशान होगा, 12th क्लास में जाके कोप अप करने की कोशिश करेगा, एंड इवेंचुअली फिर रिजल्ट खराब होता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपने इस सब चीज़ों का ध्यान दिया कि टाइम मैनेज अच्छे से करना है, स्कूल और जेई की प्रिपरेशन में कंटेंट का, लेवल ऑफ कंटेंट का वो मिसमैच होने वाला है, अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो डेफिनेटली आप शुरू से ये स्टेप्स अच्छे लेके चलोगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है कि आप ये जो 2 महीने आपके पास हैं, इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एटलीस्ट आप बेसिक्स पढ़ सकते हो। अगर मैं मैथ्स की अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो यू शुड स्टडी इक्वेशंस, इन इक्वेशंस, वेवी कर्व मेथड, बेसिक क्वाड्रेटिक्स, या फिर आपने जो 10th क्लास में एपी जीपी पढ़ा होगा, एनटीएससी का कुछ सिलेबस आपने पढ़ा होगा, मिसबा सर ने कराया होगा, तो वो कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, स्पेशली फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट। सो सर ने तो मैथ्स वाला कवर कर दिया, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात करता हूँ। अनलाइक मैथ्स में फिर भी स्टार्टिंग चैप्टर्स थोड़े फेमिलियर मिल जाएंगे तुमको, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे बड़ा जंप लगेगा, बिकॉज फिजिक्स का वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट्स जो कि है मैकेनिक्स, वो एकदम स्टार्टिंग ऑफ क्लास 11 पे स्टार्ट होता है। और ये केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो भी एकदम दीज वुड बी योर फर्स्ट चैप्टर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उसमें थोड़ा हेड स्टार्ट लेने पे तुम्हारा फ़ायदा ये होगा कि वो चैप्टर्स समझने में टाइम लगते हैं, और जब स्कूल या कोचिंग स्पीड में जा रहे होंगे तब इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि उस टाइम में तुम कोप अप कर सको, और स्टूडेंट्स का इसीलिए ये चैप्टर्स वीक छूट जाता है, बिकॉज वो लोग पेस रखने के चक्कर में वो अच्छे से नहीं समझते। सो अभी तुम्हारे पास अगर टाइम है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के काइनेमैटिक्स एक सेक्शन है फिजिक्स में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, ये सारे टॉपिक्स कवर करते रहो थोड़ा थोड़ा। जस्ट ऐसा नहीं कि तुम्हें इन डिटेल करना है, पर थोड़ा हेड स्टार्ट लेके रखो। सेम केमिस्ट्री में तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, फिर एक के बाद एक फिजिकल केमिस्ट्री है, मोल कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री खड़ा है।
सो वो अगर तुम स्ट्रॉन्ग कर लिए तो तुम देखोगे तुम्हारा 11-12 कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैं बोलूँगा कि ये 2 महीने में फर्स्ट के 5 चैप्टर ईच सब्जेक्ट के थोड़ा पढ़ लो, इन डिटेल समझना नहीं है, वो हम लोग सीरीज वीरीज जब लाएंगे तब पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा गेट योरसेल्फ फेमिलियर विद दोस टॉपिक्स। बिल्कुल। वैसे बाय द वे सर ने बताया तो अभी कुछ दिन में हो सकता है कि इन द नेक्स्ट 1 वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद NTSE classes on the Infinity Learn class 9 and 10 YouTube channel as well. So I think ma'am that's all for this thing. So I सर लेकिन जाने से पहले हम एक बार बच्चों को बता देते हैं कि बच्चे अभी 9th-10th क्लास में है, इन्फिनिटी लर्न 9-10 चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, बट अब आप 11th क्लास में आने वाले हो तो यू हैव गॉट ए न्यू चैनल दैट इज इन्फिनिटी लर्न JEE एंड इन्फिनिटी लर्न नीट, तो उसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। हाँ सर बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं JEE और नीट के बारे में, तो उन्हें मैं बोलता हूँ कि देखो एक ही चैनल पे सब कुछ नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें कुछ दूसरे चैनल JEE और नीट वाले को सब्सक्राइब करो, तो सारी चीज़ें वहाँ पे तुमको मिलती रहेंगी। सो दैट्स ऑल आई थिंक वी नीडेड टू डू। बाय बाय गाइस, थैंक यू। टेक केयर।